घर में कैसे मनाएँ? मैंने बहुत हिम्मत करके घर पे बात किया कि मुझे जाना है। आप जिस संस्था से जुड़े हैं, अगर किसी और को भी जुड़ना है, सबसे पहले तो मैं एक एनएसएस वॉलंटियर हूँ, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आप उस ऑर्गनाइज़ेशन से जुड़ के ही सोशल वर्क कर सकते हैं। क्योंकि समाज अगर अगर आपको समाज को सुधारना है तो पहले खुद सुधरिए। खुद खुद को स ब मतलब खुद के अंदर देखिए, उसके बाद फिर आप लोगों को बताइए मुझे। नहीं, ये तो सिर्फ़ शुरुआत है। मतलब मेरा एक डायलॉग है जो मैं मतलब ऐसे ही चलते-फिरते सोचते रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू शेयर विद श्रेयस। होप आप सब मस्त हो, अपनी लाइफ़ एन्जॉय कर रहे हो और कुछ नया सीख के ग्रो कर रहे हो। आज के इस पॉडकास्ट में हम मिलने जा रहे हैं एक ऐसे गेस्ट से जिन्होंने ना सिर्फ़ मॉडलिंग बल्कि सोशल वर्क के थ्रू भी अपनी लाइफ़ में और सोसाइटी में एक अलग ही इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। और उनकी जर्नी बिल्कुल सिंपल नहीं थी। रियल लाइफ स्ट्रगल, सोसाइटी के प्रेशर के बीच में भी उन्होंने अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ा और इस ग्लैमरी दुनिया के बीच में छुपी होती है हार्ड वर्क, रियल लाइफ स्ट्रगल, लोगों के ताने। तो वो सब झेलने के बावजूद भी उन्होंने आज इस मुकाम पे पहुंचा या और मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट भूमि जी से और जानते हैं कैसे उन्होंने ये सब चीज़ों को हैंडल किया, क्या चीज़ उन्होंने फेस किया। तो मिलते हैं हम अपनी आज की गेस्ट भूमि जी से। भूमि जी, मैं सबसे पहले चाहूँगा कि आप अपना एक छोटा-सा ना इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को दें। So, hello everyone. I'm Bhumi Nagvanshi. I'm from city of mountains, Kanker, and I'm 21 old, and I'm a professional model and एनएसएस वॉलंटियर टू। आई लव डूइंग सोशल वर्क। जैसे कि श्रेयस ने बताया कि मुझे सोशल वर्क करना बहुत पसंद है, और ये मैंने जब से लाइक मेरी स्कूल लाइफ से मैंने सोशल वर्क्स करना स्टार्ट किया था। और मुझे लोगों को इंस्पायर करना है। लाइक जो चीज़ें मैं कर रही हूँ, जिस चीज़ें जो चीज़ें हो रही हैं, जो चीज़ें मैं लोगों के लिए कर रही हूँ, वो देख के लोग इंस्पायर हों और साथ ही वो भी उस चीज़ों को देख के सीखें। सो आई वांट आपने कहा इंस्पायर हो, आप किससे इंस्पायर हुए जो आपने मॉडलिंग फ़ील्ड को चुना? मतलब आपकी जर्नी कैसे चालू एज़ अ मॉडल? सबसे पहले तो आई मेरे को मॉडलिंग फ़ील्ड का बिल्कुल नॉलेज नहीं था। आई हैड ज़ीरो नॉलेज। एक दीदी हैं, मैं उनको बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहूँगी। लाइक वो एक मेकअप आर्टिस्ट हैं, और उनको मेरे फेस पे मेकअप करना बहुत पसंद था। वो मेरे को बोलती थी कि लाइक तेरा फेशियल स्ट्रक्चर मेरे को बहुत पसंद है। फिर धीरे से उन्होंने एक शो कराया था, तो उन्होंने मेरे को बोला कि तेरे को ट्राई करना चाहिए, आई थिंक तू कर सकती है। उस टाइम पे मेरे को बिल्कुल नॉलेज नहीं था कि क्या करना चाहिए, क्या रैंप वॉक होता है, मॉडल्स कैसे होते हैं, कुछ चीज़ें नहीं पता थी। बट मैंने बोला कि लेट्स गिव अ ट्राई, और मैंने घर पे थोड़ा-सा मेरे को थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, बट मैंने बोला कि फर्स्ट एंड लास्ट टाइम मैं कर रही हूँ, जब मैंने फर्स्ट टाइम किया तो। और मैंने पार्टिसिपेट किया। मैं सिर्फ़ एन्जॉयमेंट करने के लिए गई थी। मैंने चीज़ें देखी, और वहाँ जो मेंटर्स थे मेरे, उन्होंने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें बताई थी। फिर भी उस टाइम पे एकदम ज़्यादा ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं, मैं एकदम मेरा फ़ोकस इसी पे जाने वाला है, ऐसा मैंने सोचा था। बट बाद में जब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके मेरे आस-पास में जो लोग हैं, उन लोगों ने शायद मेरे अंदर पोटेंशियल देखा कि हाँ, ये कर सकती है। तो उन लोगों ने मेरे को मोटिवेट किया कि तेरे को जाना चाहिए, तू अच्छा कर सकती है। तो फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके मैंने 1, 2, 3 शोज़ करने स्टार्ट किए। फर्स्ट में ऐसा नहीं होता है ना कि शुरू में ही आपको सक्सेस मिल जाए। जब तक आप फेलियर्स नहीं देखेंगे, फेलियर्स देख के जब आप सक्सेस में जाते हैं, तो उस चीज़ की ज़्यादा खुशी होती है। तो स्टार्टिंग के जो शोज़ थे उसमें मैंने रिजेक्शंस देखे। फिर एक शो था जिसमें मैं फर्स्ट रनर अप बनी, मिस सुपर मॉडल ऑफ छत्तीसगढ़, जो कोरबा में ऑर्गेनाइज़ हुआ था। फिर मैंने एक शो किया उसके बाद जिसमें मैं विनर बनी, मिस अर्थ छत्तीसगढ़ 2024। और उसके बाद मेरे को एक बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिली अ, जयपुर की। वो मेरे एक फ्रेंड के थ्रू, लाइक मैं जब वो शो करके जा रही थी जिसमें मैं विनर बनी थी, तो कैज़ुअल ऐसे ही बातें करते-करते मुझे मेरे एक फ्रेंड ने टेक्स्ट किया कि तेरे को यहाँ पे ट्राई करना चाहिए। मेरे को लगा ये शो मेबी छत्तीसगढ़ का ही होगा, या
हो सकता है नागपुर का हो या ज़्यादा दूर का होगा नहीं, बट आई हैड नो आइडिया कि ये जयपुर का है। बट मैंने बात किया, धीरे-धीरे मेरी कन्वर्सेशन हुई वहाँ पे प्रोडक्शन हाउस वालों से। तो मेरी मैम से बहुत टाइम तक बात हुई। उन्होंने मेरे को बताया कि ये शोज़ मतलब शो के बारे में उन्होंने मेरे को डिटेल्स दिए। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, जब तक मैं यहाँ से बाहर नहीं निकलूँगी, जब तक मैं वो अपने अंदर हिम्मत नहीं लाऊँगी कि हाँ यार, कर सकती है, तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। मैंने बहुत हिम्मत करके घर पे बात किया कि मुझे जाना है। घर में कैसे मनाएँ? मतलब मेरे को वो पर्टिकुलर वो प्रोसेस जानना है। रीज़न ये है क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनके घर में नहीं मानते, तो वो ऐसा क्या करे कि घर वाले मान जाएँ? मतलब ऐसा क्या ट्रस्ट बिल्ड करें? तो मेरे को वो पर्टिकुलर पूरा प्रोसेस जानना है। सबसे पहले तो मैं एक लड़की हूँ और लड़कियों के लिए बहुत बड़ा टास्क होता है ये चीज़ कि फैमिली में आप मनाओ लोगों को कहीं बाहर जाने के लिए। और स्पेशली लोग ये सोचते हैं ना कि आप कहीं जा रहे हो ना और आप लड़की हो, तो आप सेफ रहोगे कि नहीं, आपके लिए चीज़ें सेफ हैं कि नहीं, ये चीज़ें सारे पेरेंट्स के दिमाग में आती है। ऑब्वियस सी बात है, आएँगी ही। तो ये चीज़ें मेरी मम्मी के भी दिमाग में आई कि और ये कहीं बाहर जा रही है कुछ चीज़ों के लिए, ये कैसे हैंडल करेगी? क्योंकि वो मेरा फर्स्ट टाइम था। और धीरे, 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 धीरे फिर उनकी तबीयत बिगड़ने लग गई ये टेंशन लेके कि ये अगर बाहर जाएगी, तो धीरे से वो समझी कि नहीं, हाँ, जब तक मैं इसको बाहर जाने नहीं दूँगी, तब तक ये कुछ नहीं करेगी। मैं उनको बहुत, बहुत बड़ा थैंक यू बोलती हूँ कि वो मेरे को सोचे कि हाँ, ये कर सकती है। उन्होंने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया कि हाँ, ये कर सकती है। मैं अपनी लाइफ़ में अभी मैं 21 साल की हूँ और मेरी लाइफ़ की जर्नी अभी स्टार्ट हुई है जस्ट। वो मेरे लिए बहुत बड़ा लेसन था मेरे लिए कि मैं कहीं बाहर अकेले निकली थी ट्रैवल करने के लिए। मैं ऑलमोस्ट 28 डेज़ बाहर थी घर से फर्स्ट टाइम, विदाउट माय पेरेंट्स, विदाउट माय फैमिली। मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ और मेरे 2 छोटे भाई-बहन। तो मैं हमेशा से ही लोगों से घिरी हुई रही हूँ। ऐसे कभी अकेले कहीं मेरा बाहर जाना हुआ नहीं है। तो उस टाइम मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैं अकेले कहीं बाहर गई। मैंने बहुत सारे स्ट्रगल देखे कि बहुत सारी चीज़ें फेस की कि आप ट्रैवल करते टाइम डर होता है। अब कोई लड़की फर्स्ट टाइम ट्रेन में ट्रैवल कर रही है, वो मेरा फर्स्ट और सेकंड टाइम था जब मैंने ट्रेन में ट्रैवल किया था। तो मेरे अंदर डर था कि यार बहुत सारे थॉट्स चलते हैं ना दिमाग में कि इधर से मान लो ये हो गया, वो हो गया, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, जब तक तू सोचेगी ना तब तक कुछ नहीं कर पाएगी। मैं यहाँ से ट्रैवल करके गई जयपुर। जयपुर में मैंने शो किया, वो शो 7 दिन का था। उसके बाद वहाँ से धीरे-धीरे करके मैंने चीज़ और वो जो प्लेटफ़ॉर्म था मेरे लिए सबसे बड़ा मॉडलिंग करियर के लिए मेरा सबसे बड़ा लेसन रहा है। मैं बहुत, बहुत ग्लैड बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील करती हूँ अभी भी कि मेरे को वो प्लेटफ़ॉर्म मिला और जिस फ्रेंड के थ्रू मिला, वो पता नहीं मेरे लिए कहीं न कहीं से फ़रिश्ता बन गया था शायद कि उसने सोचा कि हाँ, इसको जाना चाहिए और दैट प्लेटफ़ॉर्म वो लोग बहुत, बहुत अच्छे से ना लड़कियों को स्पेशली लड़कियों के लिए है वो प्लेटफ़ॉर्म। वहाँ पे मेरे साथ में और अलग-अलग जगहों से लड़कियाँ आई थी। मैं छत्तीसगढ़ से थी, नागपुर से गई हुई थी और दिल्ली से, मुंबई से, आसाम से, अलग-अलग जगहों से लड़कियाँ आई थी। तो उस पेजेंट में स्पेशली लड़कियों को वो लोग बोल सकते हो एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट। वुमन हाँ, एम्पावरमेंट। तो उसके लिए उन लोग ऐसा चाहते हैं कि जो लड़कियाँ हैं, वो आगे बढ़ें। वो बेसिकली एक प्रोडक्शन हाउस है, एलाइट प्रोडक्शन हाउस जयपुर, जहाँ पे मैंने पेजेंट किया था और जब मैं स्टार्टिंग में गई, तो आई वाज़ स्केयर्ड। थोड़ा-सा डर लगता है ना, आप कहीं नई जगह है क्योंकि। जगह, नए लोग और कोई इंसान अगर फर्स्ट टाइम कहीं गया है तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके अंदर डर रहेगा ही। तो मैं जब पहले दिन ही गई ना तो मैं थोड़ी-सी ऐसा डाउन हो गई थी कि नहीं, नहीं यार भूमि तेरे से नहीं हो पाएगा। तो मैं वहाँ पे गई, मैंने मम्मी को रोते-रोते फ़ोन किया कि यार मम्मी मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, मैं नहीं कर पाऊँगी, मेरे को ऐसा तो शी वाज़ लाइक कि आजा वापस घर, कुछ नहीं होता। फिर धीरे से उन्होंने मेरे को बोला कि इतने दूर गई है तो ऐसे नहीं आना है।
अगर इतने दूर गई है तो कुछ करने के लिए, कुछ सीखने के लिए गई है। तो फिर उस टाइम से मैंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग, मेरे अंदर बहुत सारे इमोशंस थे बट मैंने वो निकाला नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा-सा ऐसा टेंशन में कि अगर मैं वीक हो गई, मैं अगर मतलब मैं अगर इमोशनल हो गई तो फिर उन लोग कुछ नहीं कर पाएँगे। मेरे कारण से उन लोगों को मैं तकलीफ नहीं देना चाहती हूँ। जो मम्मी आपके लिए जो सैक्रिफाइस की है, जितना मैंने सुना क्योंकि रिसेंटली हम जिस शो में मिले थे वहाँ मैंने सुना और आप पॉडकास्ट में भी बोले थे तो मैं पॉडकास्ट देखा भैया का, तो उसमें मैंने वो चीज़ सुना। तो मैं चाहूँगा कि आप ना वो चीज़ को बताएँ हमें उन्होंने क्या किया क्योंकि ना उन्होंने ना बहुत कुछ किया है मुझे फ़ील हुआ उस सुन के। तो मैं चाहूँगा कि क्रेडिट तो नहीं बोल सकते क्योंकि माँ हम लोग के लिए बहुत कुछ करती है। तो मैं चाहूँगा एक छोटा-सा क्रेडिट देने की कोशिश हम इस वीडियो से उन इस पॉडकास्ट से हम उनको करें। तो सबसे पहली चीज़ ये कि मेरी मम्मा सिंगल पेरेंट है और आई हैव 2 सिबलिंग्स। और ऐसा होता है ना कि पापा के जाने के बाद कई ऐसा होता है कई पेरेंट्स कि अगर किसी के हस्बैंड चले जाते हैं तो वो दूसरी शादी कर लेते हैं या बच्चों को छोड़ देते हैं। बट मेरी मम्मा ने वो नहीं किया और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है वो बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है और मेरी जो फैमिली है, मेरी जो दादी है, मेरी जो पूरी फैमिली है, वो बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है टुवर्ड्स माय मम्मी, टुवर्ड्स मी, कि हाँ, जो चीज़ें ये कर रही है बस उन लोगों का ये रहता है कि तू सेफ रहे, जो कर रही है अच्छा कर। तो सबसे पहली चीज़ ये कि जो मेरी मम्मी है, वो पापा के जाने के बाद हम लोगों को, वो अपनी लाइफ ना देख के उन्होंने हमारी लाइफ के बारे में सोचा कि अगर मैं इन बच्चों को छोड़ दूँगी, तो फिर पता नहीं ये कहाँ जाएँगे। क्योंकि आजकल ऐसा होता है ना कि जब तक आपके पास पेरेंट्स, बहुत बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पेरेंट्स का हाथ उनके सर से हट जाता है ना, वो बच्चे ना पता नहीं किस राह में चले जाते हैं। तो ऐसा भगवान किसी के साथ ना करे, सबके पेरेंट्स को बहुत अच्छा रखे। और मम्मी ने हमेशा, हमेशा हर चीज़ में, मैं ना ऐसी हूँ कि मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स रहे नहीं हैं। रहे भी हैं तो मैंने फ्रेंडशिप में बहुत धोखा खाया है। लोग, ऐसा होता है ना कि बहुत कम लोग रहते हैं लाइफ में जो आपको एप्रिशिएट करते हैं। बट मेरे को लोग बहुत ज़्यादा कि हाँ, डिमोटिवेट। उन लोग मेरे को बढ़ते हुए नहीं देख सकते हैं। उन लोगों को वो चीज़ों से तकलीफ होती है। पता नहीं, आई डोंट नो क्यों? सो सॉरी। ना, ना चलता है। देखो एक चीज़ बोलूँ, लोग आप ऊपर जा रहे हो एक चीज़ आप समझ लो क्योंकि लोग आपको खींच रहे हैं। और आपने कहा कि बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं रहते। तो मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँगा मतलब बहुत छोटा और शायद सिली भी हो सकता है। मैं जब कॉलेज जाता था ना, तो मेरे पापा मेरे लिए कपड़ा खरीदते थे। आज भी वो कर रहे हैं, गाड़ी में पेट्रोल वो डलाते थे। तो गाड़ी का जो पेट्रोल का काँटा रहता था ना, वो फुल रहता था। वो ऐसे आता था, अगले दिन फिर सुबह देखता था, फिर फुल हो जाता था। अब मैं घर से अलग तो नहीं, घर में ही हूँ, लेकिन मैं अपने खर्चे खुद उठा रहा हूँ, तो मेरी गाड़ी का जो काट है ना, जब मैं खुद डलवा रहा हूँ पैसा, तो वो बीच में नहीं पहुँच पा रहा है। तो मतलब ये एक बहुत छोटा एग्ज़ाम्पल है। मतलब देखो, मैं तो इस चीज़ को फ़ील नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरे मम्मी-पापा हैं। तो बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जब तक पापा मेरा चीज़ों को देखते थे, तो मेरे को किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं होती थी। गाड़ी में पेट्रोल हो गया, हवा हो गया, सब चीज़ रहता है। अभी मैं जब मैनेज करता हूँ ना, तो कुछ चीज़ इधर छूट जाता है, कुछ चीज़ उधर छूट जाता है। तो आपकी जो बात थी, उसमें एक छोटा-सा मेरा एक एग्ज़ाम्पल था। ये बहुत सिली भी हो सकता है, लेकिन ये बताना चाह रहा हूँ लोगों की, जब माँ-बाप है ना, तो हम भी गुस्सा करते हैं माँ-बाप से। मैं ये उनको नहीं बोल पाऊँगा। अब ये वीडियो देखेंगे तो क्या रिएक्शन रहेगा, मेरे को पता है उनका रिएक्शन, लेकिन मैं फ़ेस नहीं कर पाऊँगा। मैं बहुत शर्माता हूँ अपने मम्मी-पापा से। तो उनको मैं थैंक यू बोलूँगा। तो आप जो बोल रहे थे प्लीज़ कंटिन्यू करें। ऐसा है ना कि मैंने उस टाइम से सोच लिया कि नहीं यार, मेरे को किसी और को क्यों फ्रेंड बनाऊँ जब मेरे पास मेरी मम्मी है। उस टाइम से धीरे-धीरे करके जो भी मेरी पर्सनल चीज़ें, अभी तो मैं बहुत छोटी हूँ बट जो भी चीज़ें मेरे अंदर चलती है, बहुत सारे थॉट्स होते हैं ना। अब अभी मेरी जो एज है वो बहुत, लाइक बहुत चीज़ें चलती चीज़ें है। हाँ, क्यूरियोसिटी बहुत बहुत रहती है सारी माइंड में चीज़ें हमारे। चलती हैं, तो मेरी पर्सनल चीज़ें, मैं प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में क्या करना चाहती हूँ, वो चीज़ें, साथ में मेरे अंदर क्या-क्या चीज़ें चल रही है, किस चीज़ों से मैं डिस्टर्ब्ड हूँ, वो सारी चीज़ें मैं अपनी मम्मी से शेयर करती हूँ। ऐसा लोग बोलते हैं ना कि नहीं यार, उनको क्यों सारी चीज़ें बताना है, बट नहीं, मैं वो चीज़ें न मैं ना दूसरों को बताना छोड़ के वो चीज़ें मैं मम्मी को बताती हूँ। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर आप कहीं फँस गए, तो आपके साथ में कभी आपके फ्रेंड्स बहुत
रेयर केसेस में ऐसा होता है कि आपके कुछ दोस्त ऐसे हैं जो आपके लिए जान छिड़कते हैं। बट रेयरली ऐसा हुआ, मेरे साथ तो कभी ऐसा हुआ नहीं है कि हैं कुछ लोग जिनका मैं नाम नहीं लूँगी, बट मेरी मम्मी मेरे को यही बोलती है कि तू हर किसी के ऊपर बहुत जल्दी भरोसा कर लेती है। मैं बहुत बहुत मेरे ना मेरा नेचर ऐसा है कि मैं बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेती हूँ लोगों पे। वो मेरा बहुत बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है, जो मेरे को नहीं करना चाहिए। और उस चीज़ों से मैं हर्ट हो जाती हूँ बहुत जल्दी कि मैं उनसे एक्सपेक्टेशन रख लेती हूँ कि यार दे आर माय फ्रेंड्स, तो मैं अगर उनके लिए कुछ कर रही हूँ तो वो भी मेरे लिए कुछ करें। बट आजकल ये चीज़ें नहीं होती है और मेरी लाइफ में अभी गिनती के कुछ फ्रेंड्स बचे हुए हैं जो मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। मैं सबसे ऊपर अपनी मम्मी को इसलिए मानती हूँ क्योंकि जो स्ट्रगल उन्होंने देखा है ना, वो मतलब हैंड्स ऑफ है उनको। मैं नहीं बता सकती, आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मैं खुद वो चीज़ समझ नहीं सकती कि उन्होंने क्या किया है। शब्दों में उस चीज़ को व्यक्त नहीं कर हाँ, सकते। उनको थैंक यू मतलब थैंक थैंक यू यू भी बहुत कम हो जाएगा, छोटा है। बहुत छोटा शब्द हो जाएगा उनके लिए। जब से पापा गए हैं तब से उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है फाइनेंशियली और इमोशनली। वो बहुत स्ट्रांग रही हैं। हमारी जो फैमिली है ना, उसमें सबसे बड़ा जो सबको संभाल के रखने वाला जो होता है ना इंसान, वो मेरी मम्मी है। अभी आज के डेट में कभी ऐसा होता है कि उनकी तबीयत खराब हो जाती है, कुछ हो जाती है, तो हमारा पूरा परिवार ऐसे मतलब उदास हो जाता है कि नहीं यार, ये इनको अच्छा नहीं लग रहा है, इनकी तबीयत खराब है, तो हम सब उदास हो जाते हैं। तो बस यही बोलूँगी उनके बारे में कि जो भी स्ट्रगल वो की हैं, सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि वो मेरे को सपोर्ट कर रही है इस फ़ील्ड में और लोगों के बातों को इग्नोर करके वो मेरे ऊपर भरोसा कर रही है कि मेरी बेटी जो कर रही है वो अच्छा कर रही है। वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। उसके बाद मेरी दादी हैं, वो गवर्नमेंट जॉब में थी, अभी रिटायर हो गई है, वो घर पे रहती हैं और स वो बहुत अलग इंसान है। स्टार्टिंग में मेरे को लगा था कि मेरी दादी मेरे को सपोर्ट नहीं करेंगी, उनके अंदर क्योंकि डर रहता है। ह हमारे घर में 4 बच्चे हैं, मेरे 2 छोटे भाई-बहन और एक मेरे चाचा का बेटा है। तो उनके अंदर हम लोगों की जान बसती है। मैं अभी 5 दिनों से घर से बाहर हूँ, कुछ काम से, शूट्स वगैरह एंड ऑल जो भी है, कुछ काम स होते हैं, तो फिर मैं बाहर मेरे को जाना पड़ता है। तो उनका ऐसा रहता है कि अगर तुम लोग बाहर हो तो मेरा दिल तुम लोगों के साथ चला जाता है। तो मैं ये मेक श्योर करती हूँ कि मैं कहीं भी हूँ, तो मैं उनको इन्फॉर्म कर दूँ, कि नहीं मैं यहाँ पे हूँ, मैं ये कर रही हूँ, तो उनसे टच में रहूँ, ये चाहती हूँ मैं। तो मेन पॉइंट ये है कि जो स्ट्रगल मेरी मम्मी ने किया है और जो अभी मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने बैठी हूँ, उसका क्रेडिट मैं पूरा-पूरा अपनी मम्मी को देना चाहूँगी बिकॉज़ अगर वो मेरे को सपोर्ट नहीं करती, वो अगर मेरे पीछे खड़ी नहीं होती, कि नहीं तू जो कर रही है तू कर, बाकी दुनिया के बारे में मत सोच, क्योंकि दुनिया वाले बहुत चीज़ें बोलते हैं और ये मैंने बहुत ज़्यादा फेस किया है। मैंने खुद के दोस्तों को बदलते देखा है जिनको मैं बहुत ज़्यादा मानती थी, तो उन चीज़ों से मैं बहुत टूट चुकी थी, बहुत ज़्यादा। अभी मैं बहुत छोटी हूँ, ये चीज़ तो नहीं बोलना चाहिए, बट एक टाइम पे ना होता है ना कि आपके दिमाग में बहुत नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, चीज़ों को लेके कि नहीं यार तेरे से नहीं हो पाएगा। तो एक टाइम पे मैं इतनी मतलब उदास और हताश हो गई थी कि यार कुछ नहीं कर पाऊँगी मैं ज़िंदगी में। उस टाइम पे मेरी मम्मी मेरे साथ खड़ी रही है। उन्होंने बहुत जो चीज़ें मैं बता भी नहीं सकती हूँ ना, वो चीज़ें मैं उनके सामने में बोली हूँ और वो कोई भी पेरेंट्स वो चीज़ें नहीं सुन सकते हैं। मैं ऐसी-ऐसी चीज़ें जो कभी अपने पेरेंट्स के सामने लोग बोलने से घबराते हैं ना, वो चीज़ें मैं अपनी मम्मी के पास कभी नहीं छुपाती हूँ। क्योंकि मेरे को पता है कि अगर मैं कहीं फँसी हुई हूँ या कुछ कर रही हूँ, मैं कहीं गलत भी हूँ ना, तो वो मेरे पीछे खड़ी रहेंगी, कि नहीं अगर तू गलत है तब भी मैं तेरे पीछे खड़ी हूँ, तू सही है तब भी मैं गलत है तो वो 10 के सामने मेरे को नहीं बोलेंगी, 10 के सामने भी वो मेरे को यही बोलेंगी कि नहीं ये मेरी वो मेरे को ये बोलेंगी ज़रूर कि हाँ, तू गलत है, तूने गलत किया, लेकिन वो वहाँ पे मेरा सपोर्ट करेंगी, दुनिया के जैसे मेरे अगेंस्ट नहीं हो जाएँगी। या वो मेरे को मार के नहीं फेंक देंगे कि हाँ, मेरा बच्चा गलत है तो मैं तेरे को मार के फेंक दूँगी।
वो मेरे लिए खड़े रहेंगी, मेरे को बाद में समझाएँगी कि तेरे लिए क्या सही है, तेरे लिए क्या गलत है। उन चीज़ों से धीरे-धीरे करके आजकल स्पेशली ये होता है ना कि बहुत सारे बच्चे अपने दिल में बहुत सारी चीज़ें रख के चलते हैं और वो चीज़ वो अपने पेरेंट्स को नहीं बता पाते हैं, जिसके कारण से उनके दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं और वो गलत कदम उठा लेते हैं। तो मैं बस यही बोलूँगी सबको कि जितने भी पेरेंट्स हैं ना, उनको अपने बच्चों के लिए अपने जितने भी चीज़ें वो करना चाहते हैं, स्पेशली ना उनके ऊपर कुछ चीज़ें नहीं थोपनी चाहिए। अगर आप उनको प्रेशर में रखते हैं ना कि नहीं, हम लोग जो चाहते हैं तू वो कर, तो वो बच्चा डिप्रेस्ड हो जाता है कि यार मेरे पेरेंट्स ये चाहते हैं बट उनका ड्रीम कुछ और होता है करने को। तो ऐसा नहीं है कि वो आपके सपने पूरे नहीं करना चाहते। ऑब्वियस सी बात है कि वो चाहेंगी कि वो अपने पेरेंट्स को खुश करें। तो उनको उनके सपनों के लिए भी सपोर्ट करना चाहिए और साथ में उनके साथ ऐसा हो, ऐसा रहना चाहिए पेरेंट्स को कि हाँ यार, तुम जो बता मतलब जो दोस्त रहते हैं ना, जो फ्रेंड्स रहते हैं ना, पेरेंट्स को बच्चों के साथ वैसा रहना चाहिए। ताकि बच्चे खुल के जो चीज़ें उनके दिल में, दिमाग में चल रही है ना, वो एक्सप्लेन कर सकें। वह किसी एक बड़े यूट्यूबर ने कहा था कि आपके माँ-बाप ये चाहते हैं कि आप उनके बिना कमा सकें। जिस दिन आप उनको प्रूफ़ कर दोगे ना, आप उनके बिना कमा सकते हो, वो आपको हर चीज़ करने दे देंगे। और सेम ये चीज़ पेरेंट्स के ऊपर है, जैसे मेरे पेरेंट्स हैं, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया तभी आज ये सब मैं करके बैठा हूँ। शुरू में मेरे को भी दिक्कत हुई थी। मैंने पापा को मनाने में 5 साल लगे मुझे, क्योंकि पापा ने जो स्ट्रगल फ़ेस किया, वो नहीं चाहते ना कि मेरा बेटा वो स्ट्रग कोई माँ-बाप नहीं चाहेगा। ये उनकी गलती नहीं है, ये उनका डर है कि मैं यार इतना स्ट्रगल किया हूँ यहाँ तक पहुँचने के लिए, अब मेरा बेटा क्या काम करेगा? क्योंकि उनको नहीं समझ है फैशन की, फ़ोटोग्राफ़ी क्या होता है। उनके लिए क्या है, पढ़ो-लिखो, गवर्नमेंट जॉब करो क्योंकि उससे तुम्हारी फैमिली बढ़ेगी या फिर कोई ऐसा बिज़नेस करो जिसमें डेली रोलिंग में पैसा आए। क्योंकि उनको पता है ना दुनिया ऐसी है, अगर आपके पास पैसा है, तो लोग आपको सलाम ठोक के जाएँगे और जिस दिन अगर आपको पता चल गया लोगों को कि आपके पास पैसा नहीं है, अगर आप उनको किसी और कारण भी फ़ोन करोगे ना, उनको ऐसा लगेगा यार ये मेरे से पैसा माँगने के लिए फ़ोन किया है। ये चीज़ें होती है बहुत मतलब ये चीज़ें ना बहुत करीब से देखा है मैंने। मैं ऐसी भी सिचुएशन में रही हूँ ना, जहाँ पे मेरे साथ कोई रहा नहीं है, कि जहाँ पे आपको दोस्तों की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे आपके साथ में कोई हो, कोई ऐसा इंसान हो, जिससे आप सारी चीज़ें वो आपके भाई हो सकते हैं, वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो आपके क्लोज़ वन्स हो सकते हैं, बट मेरे पास उस टाइम पे कोई नहीं रहा। तो आई थिंक कि इस जनरेशन में वैसे लोग मिलना बहुत मुश्किल है, जो आपकी चीज़ों को समझे, उनका मज़ाक ना उड़ाए। मेरे साथ ये चीज़ें हुई हैं जिससे मैं बहुत ज़्यादा हर्ट होती हूँ कि मेरे लाइफ में ना बहुत लोग ऐसे आके जा चुके हैं और अब मैं अपने आप को ऐसा बना चुकी हूँ कि मेरे को उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। पहले बहुत ज़्यादा मैं उस चीज़ से इफ़ेक्ट हो जाती थी कि नहीं यार, मेरी लाइफ में कोई है नहीं, मैं किससे बात करूँ, मेरे दोस्त नहीं हैं, मैं कहाँ जाऊँ? तो मेरे को वो चीज़ें ना बहुत ट्रिगर करती थी, बहुत नेगेटिव करती थी। बट जब मैंने सारी चीज़ों को सोचा, देखा कि यार इन सब चीज़ों से कुछ होने जाने वाला है नहीं। जो करना है तेरे को खुद से करना है भूमि, कोई तेरे पीछे नहीं खड़ा रहेगा। यहाँ तक कि मेरी मम्मी बोलती है कि बेटा तू सारी चीज़ें तेरे को खुद मैनेज करना है। कब तक मैं तेरे पीछे खड़ी रहूँगी? वो चीज़ें हाँ यार, ये चीज़ ऑब्वियस है कि पेरेंट्स हमेशा हमारे पीछे खड़े नहीं रहते हैं। हमको अपने आप को उतना स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है कि हमको खुद वो चीज़ें करनी पड़े, वो चीज़ें हम खुद से कर पाएँ। तो आई एम प्रिपेयरिंग और मैं धीरे-धीरे अपने आप को वैसा बना रही हूँ कि मैं चीज़ें अपने आप मैनेज कर लूँ और मैं घर पे लोगों को उतना मेरे स स्पेशली मेरी मम्मी को मैं उतना स्ट्रेस ना दूँ। और बस इतना चाहती हूँ मैं कि धीरे-धीरे मैं मेहनत करने के लिए मैं बहुत मेहनत करूँ, जहाँ पे मेहनत की ज़रूरत है वहाँ पे मैं बेझिझक और जितनी मेहनत की ज़रूरत होगी मैं उतना मेहनत करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन ये चाहती हूँ कि एक दिन मैं जो चाहती हूँ ना, उनको मैं बिठा के रखूँ, वो जो चाहती हूँ उनके हाथ में ला के दूँ, बस मैं ये चाहती हूँ। आप कोई एक मैसेज अपनी मम्मी को देना चाहेंगे? उनके लिए कुछ बोलना चाहेंगे जो इतना कुछ उन्होंने आपके लिए किया? सबसे पहले तो थैंक यू बोलना चाहूँगी, थैंक यू सो मच मम्मी, आपने मेरे को इतना इतना सपोर्ट किया और ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलूँगी, बस ये बोलूँगी कि हाँ, आपकी बेटी है और एक दिन आपको इतना प्राउड फ़ील कराएगी ना, सो सॉरी।
कि आप बोलेंगे कि हाँ, ये मेरी बेटी है। आपने 2 बड़े टाइटल जीते हैं। वो टाइटल जीत गए, हमने स्टोरी देखी, हमने कांग्रेचुलेशन बोल दिया, बस यहाँ तक खत्म हो गया। हमारा तो यही तक था। स्ट्रगल आपने किया, मेहनत आपने की। तो मैं ये जानना चाहूँगा आपने ऐसा क्या मेहनत किया? आपने अपने आप को ऐसे किस तरीके से उस चीज़ के लिए लगा दिया, झोंक दिया कि मेरे को जीतना है? जो मैंने लाइक मैंने बताया जैसे कि जो मैंने फर्स्ट शो किया था उसमें मेरे को बिल्कुल ज़ीरो एक्सपीरियंस था। फिर जो मैंने सेकंड शो किया जिसमें मैं फर्स्ट रनर अप रही हूँ और उस शो में मैंने अपने आप को इतना प्रिपेयर करके रखा था कि नहीं, मैंने अपने दिमाग में ये चीज़ क्लियर रखी थी कि अगर यहाँ कुछ नहीं, तो फिर आगे कुछ नहीं। मेरे साथ में जो लोग थे मैंने उनको बो उस टाइम पे मैं सोशल मीडिया पे नहीं थी। मैंने अभी 2 साल 1 साल 2 स जब से मैंने मॉडलिंग फ़ील्ड में एंटर किया है, तब से मैं सोशल मीडिया यूज़ कर रही हूँ। तो उस टाइम पे मैंने दीदी को बोला था कि अगर यहाँ आर या पार, अगर यहाँ कुछ होता है तो फिर आगे मैं सोचूँगी, नहीं तो मैं नहीं सोचूँगी। और मैंने अपना 1000% दिया। वहाँ पे जो-जो राउंड्स होते हैं लाइक ट्रेडिशनल राउंड, वेस्टर्न राउंड, मैंने खुद अपने ड्रेसेस अपने से अरेंज करके लेके गए। उस टाइम पे मेरा फर्स्ट टाइम था बट बहुत सारे फ्रेशर्स मॉडल को शायद ये नहीं पता होता है कि आई थिंक कि उनको बैकअप रखना चाहिए। वो अगर उनको कोई बता रहे हैं ना कि आपको बैकअप रखना चाहिए तब उनको वो चीज़ें पता होती है। जैसे मैं उस शो में थी, तो मुझे आइडिया नहीं था कि वहाँ मुझे ड्रेसेस प्रोवाइड होने वाली है, मेकअप प्रोवाइड होने वाला है, मुझे कोई आइडिया नहीं था। बट मैं ऐसा प्रिपेयर्ड थी कि जो मैं कर रही हूँ, जो जो मैं कॉस्ट्यूम पहनने वाली हूँ, उसमें मैं बहुत कॉन्फिडेंट रहना चाहती हूँ, उसमें मैं अपना बेस्ट दिखना चाहती हूँ। तो मैंने अपना कॉस्ट्यूम खुद घर से अरेंज करके लेके गई थी मैं वहाँ पे और जब मैंने वो कॉस्ट्यूम पहना, जब जब मैं वो ट्रेडिशनल राउंड में रेडी हुई, मैंने अपनी स्माइल जब आप पेजेंट करते हैं ना, सबसे बड़ी चीज़ वो होती है कि आप अपनी ब्यूटी वहाँ पे कैसे रिप्रेज़ेंट कर रहे हो। आप कैसे अपने आप को वहाँ पे दिखा रहे हो, आपकी स्माइल, आपका ग्रेस, वो सारी चीज़ें दिखती है पेजेंट में। तो मैंने वो चीज़ थोड़ा-बहुत सर्च किया था, पढ़ा था कि क्या-क्या चीज़ें होती हैं। तो फिर मैं जब स्टेज पे चढ़ी, थ्रू आउट द राउंड मैंने अपना स्माइल हटने नहीं दिया। मैं बिल्कुल जजेस के सामने मैंने आई कॉन्टैक्ट नहीं हटाया उनसे। जो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया मैंने बिल्कुल कॉन्फिडेंटली उसका आंसर दिया। तो फिर मैं वहाँ पे बनी फर्स्ट रनर अप। उसके बाद जब मैंने सेकंड शो किया जिसमें मैं विनर थी, मिस अर्थ छत्तीसगढ़ 2024। वो शो का जो प्रोसेस है वो एक बार आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? अगर किसी को उस शो में जाना है या फिर अप्लाई करना है तो क्या सबसे करे? पहले उसके ऑडिशंस होते हैं। ऑडिशंस में आप ऑडिशंस देंगे, वहाँ से आपका सिलेक्शन होगा सेमीफिनाले में, उसके बाद फिर वो फिनाले होता है। तो उसका ऑडिशन देने के लिए मतलब उनको क्या करना पड़े? ऐसा क्या सर्च करे वो? जो यंग जनरेशन अभी मॉडलिंग फील्ड में आ रहा है उनको कॉम्पिटिशन सबसे करना है। पहली चीज़ ये कि आपको ना अगर शोज़ करने हैं, तो जेन्युइन जो होते हैं ना, ऐसा आई एम नॉट सेइंग कि सारे लोग अच्छे नहीं हैं और ऑल दैट, बट मैं ऐसा बोलना चाहूँगी कि आप पहले उन लोगों के बारे में जान लें, उस मतलब उस प्लेटफ़ॉर्म से जो लोग जुड़े हुए हैं ना, उनके बारे में जान लें, उनके बारे में थोड़ा सर्च कर लें कि ये शो कैसा है? यहाँ के जो लोग हैं, इससे जो जुड़े हुए हैं, वो कैसे हैं? इससे आगे मेरे को क्या-क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं? और आगे इन फ्यूचर इससे मैं क्या और आगे कर सकती हूँ? तो वो जो शो मैंने किया था, एक भैया हैं जिनके लाइक पहचान में उन लोग शोज़ वो लोग बेसिकली इवेंट ऑर्गेनाइज़ करते हैं, बहुत बड़े-बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करते हैं। अभी मेबी कुछ टाइम बाद फिर से उनका शो होने वाला है। तो उनका एक पेज है जिसमें ऑडिशंस के डिटेल्स होते हैं, जहाँ-जहाँ पे ऑडिशंस होना है, वो सारी चीज़ें होती हैं। उसके बेसिस पे फिर वो धीरे-धीरे करके शो में अपने आप को रिप्रेज़ेंट करते जब आप मिस अर्थ वाले कॉम्पिटिशन में जब गए, तो आप सेटबैक फर्स्ट रनर अप भी एक सेटबैक ही लगता है कभी-कभी जब पहली बार जाए तो आपको सेटबैक लगता है, लेकिन वो सेटबैक नहीं होता। उसको हम ऐसे देख सकते हैं पॉजिटिव तरफ चलो यार मैं फर्स्ट रनर अप तो रही, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं फर्स्ट तक तो पहुँची। फिर आपने अपने माइंडसेट को कैसे प्रिपेयर कि नहीं यार ये शो में कुछ तो करना है? आजकल ऐसा होता है ना कि जब आप मतलब बहुत से फ्रेशर्स मॉडल्स ऐसे हैं ना कि
इस चीज़ से ना वो उदास हो जाते हैं कि यार मैं सेकंड रनर अप आई, मैं फर्स्ट रनर अप आई, मैं विनर नहीं बन पाई। उस चीज़ के कारण से वो अपने आप को डिमोटिवेट कर लेते हैं और आगे मेहनत करने से रुक जाते हैं। तो मैं उनको ये बोलना चाहूँगी कि गाइज़, आप लोग जब भी कोई पेजेंट कर रहे हैं या कोई इवेंट कर रहे हैं, अपने दिमाग में ये लेके मत चलिए कि मैं जीतने वाली हूँ, मैं ये मतलब अब यहाँ पे जाने वाले हैं, आपको ये मिलने वाला है, आप बिल्कुल अगर ये सोच के चल रहे हैं ना, आप कहीं न कहीं नर्वस हो जाते हैं। बट अगर आप बिल्कुल टेंशन फ्री हैं, अपने आप में कॉन्फिडेंस रख रहे हैं कि जो आप कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो इस चीज़ का आपको टेंशन लेने का ज़रूरत ही नहीं है कि आप विनर बन रहे हैं, आप फर्स्ट रनर अप बन रहे हैं, सेकंड रनर अप बन रहे हैं। तो बस मैं उस टाइम पे ऐसा था मेरा कि यार कुछ नहीं बट कुछ तो हुआ। लाइक जब आप ऊपर जाते हैं ना तो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, सीधे ऊपर नहीं जाते हैं। तो वो मेरे लिए फर्स्ट स्टेप था कि उस उसके बाद से मेरे को थोड़ा मेरे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ कि हाँ यार, तेरे अंदर शायद कुछ है, कुछ कर सकती है तू। तो फिर मैंने जब वो सेकंड शो किया जिसमें मैं विनर बनी, जो ग्रूमर थे, हुकुम सर, ही वाज़ द लाइक बहुत सपोर्टिव है वो। थैंक यू टू हिम जिन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया और बहुत अच्छे से सारे लोगों को समझाया उन्होंने। और जो-जो चीज़ें वहाँ पे थी, जो-जो चीज़ें मैंने अपने दिमाग में रखा था फ्रॉम प्रीवियस शो कि कॉन्फिडेंस, फोकस, स्माइल, सारी चीज़ें जो आपकी ब्यूटी को एनहांस करता है, मैंने वो चीज़ें वहाँ पे अप्लाई की अपने अंदर कि नहीं, आपको ये चीज़ें वहाँ पे शो करना चाहिए। मैं बिल्कुल अपने दिमाग में लेके नहीं चली, मतलब बिल्कुल ऐसा था ही नहीं मेरे दिमाग में कि मैं विनर बनने वाली हूँ या मेरे साथ कुछ होने वाला है। मैं बिल्कुल लाइक हाँ, एन्जॉय करते हैं, कुछ तो सीखने को मिलेगा। मैंने हमेशा ये सोचा है कि अगर मैं कुछ कर रही हूँ, तो भले अगर मैं जीत नहीं रही हूँ, तो मैं सीख रही हूँ। तो उसी तरीके से मैंने उस शो में पार्टिसिपेट किया, मैंने वहाँ के राउंड्स क्लियर किए और लास्ट में मैं बहुत साइड में आराम से बैठ के मैं शो एन्जॉय कर रही थी और मेरे टैग नंबर का अनाउंसमेंट होता है कि शी इज़ द विनर। तो जो मेरे साथ वाले थे, जो मेरे फ्रेंड्स थे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए कि अरे यार तू है और मैं बिल्कुल एकदम नॉर्मल बैठी हुई थी, मेरे को बिल्कुल आइडिया था नहीं। फिर मैं वहाँ गई, वहाँ से मैं और बूस्ट हो गई, वहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस और बूस्ट हो गया कि हाँ यार, शायद तू कुछ कर सकती है, थोड़ी-सी मेहनत कर ले बस। उसके बाद मैं वहाँ से जब रिटर्न हो रही थी, जो मैंने आपको बताया जयपुर वाला शो जो मैंने किया है, वो एक नेशनल पीजेंट है। तो उसमें जाना मेरे लिए बहुत बड़ा लाइक स्टेप था। उसके लिए मैंने घर पे बहुत स्ट्रगल किया। अपने लाइक मेरी मम्मी, उनकी तबीयत खराब रहती है। जब मैंने उनको ये चीज़ बताई कि मेरे को जयपुर जाना है, तो वो थोड़ी-सी टेंस्ड हो गई। बहुत उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलने लगी कि यार ये अकेले कैसे जाएगी। और वो पेजेंट ऐसा है ना कि वहाँ पे कंटेस्टेंट के अलावा कोई भी फैमिली मेंबर्स अलाउड नहीं होते। जयपुर आपका थर्ड शो था। 4th शो। फोर्थ। जी। तो उस शो में जब मैं गई, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जगहों से अलग-अलग लड़कियाँ आई हुई थी जिनसे ऐसा होता है ना जब आप नए-नए लोगों से मिलते हो, नई-नई चीज़ें सीखते हो और उस टाइम विनर बनने के बाद भी मैंने अपने अंदर ये चीज़ें कभी भी नहीं लाई कि भाई मैं तो विनर बन गई हूँ, अब मैं ही सब कुछ हूँ। आजकल ये चीज़ें होती है। मैंने बहुत अच्छे से लोगों को देखा है कि यार आजकल लोग क्राउन पहन लेते हैं, फिर वो समझते हैं कि उनसे बढ़ के कोई है ही नहीं। अपन को कौन सिखाएगा, अपन तो यस, भगवान यस, है। वही सोचते हैं आजकल लोग। तो मैंने कभी ये घमंड अपने अंदर आने नहीं दिया, कभी भी नहीं। जो मैं कर रही हूँ, मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि मैं लर्न करते हुए चलना चाहती हूँ। ये नहीं बोलती हूँ कि हमेशा, हमेशा ये बोलती हूँ कि जो मैं कर रही हूँ, जहाँ पे भी मैं हूँ, मैं सीख रही हूँ। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकती हूँ। जो सीखने का प्रोसेस होता है, वो ज़िंदगी भर का होता है। आप कभी भी परफेक्ट नहीं क्योंकि आप एक शो जीते फिर आप ज़ीरो हो ना। जैसे विनर कभी हमेशा विनर नहीं रह सकता। कभी ना कभी तो कोई आएगा। जो अरे, आपके जो आपको टक्कर टक्कर देगा। अरे, आप एक सीज़न के विनर हो, वो सीज़न अगली बार आप नहीं विनर बनते, कोई और बनता है। इसलिए हमेशा आप ज़ीरो से चालू होते हैं ना। यस, यस। तो आजकल जो होता है ना, शायद आप भी ये देखे होंगे, बहुत सारे फ्रेशर्स मॉडल ही हैं, जिनको एक क्राउन पहनने के बाद थोड़ा-सा ऐसा आ जाता है अंदर से कि नहीं,
उनके अलावा कोई नहीं है। बट मैं उनको ये बोलना चाहूँगी कि हाँ, तुम लोगों ने आप लोगों ने वो शोज़ जीते हैं, आपके अंदर पोटेंशियल होगा तब आपने वो शो जीता है। बट कभी भी आप उस चीज़ से अपने आप को ऐसा मत बनाइए कि यार मैं जीत गई बस, अब मैं ही हूँ जो हूँ। आप उस चीज़ से सीखिए, आप उस चीज़ को धीरे-धीरे ऐसा अपने आप को बना लीजिए कि हाँ यार, मैं जीती हूँ, अब शायद और मेरे को कुछ सीखना बचा हो मेरे अंदर, कुछ चीज़ें कमी हो। तो उन उन चीज़ों को परखो, उन चीज़ों को देखो कि आप और क्या अपने अंदर अच्छा कर सकते हो। जो आपका जो 4th शो था, उसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि मॉडल्स जो आए थे वो नेशनल लेवल का शो था, तो ऑल ओवर इंडिया से मॉडल आए होंगे। तो उसमें रिज़ल्ट क्या आया आपका और आपका एक्सपीरियंस कैसा था? सबसे पहले तो वो जो प्लेटफ़ॉर्म है, वो वुमेन्स को एम्पावर करता है। वो बहुत बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत अलग-अलग, मैं जो गई थी वो तीसरा सीज़न था। मेरे से मेरे सीज़न से पहले 2 और सीज़न्स हो चुके हैं वहाँ पे। और बहुत सारी लड़कियाँ हैं जिनको वहाँ पे जाके इन फ्यूचर बहुत उनके करियर को लेके बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ मिली। और जब मैं वो शो में गई, मुझे उनके शो के बारे में जब डिटेल्स पता चली, वो शो 7 दिन का होता है बेसिकली। वहाँ पे मुंबई से हमारे मेंटर्स आए हुए थे जिन्होंने हमको कोरियोग्राफ किया था, जो भी चीज़ें थी। और मैंने फर्स्ट टाइम वो चीज़ें होता है ना, मूवीज़ शूट होता है तब 7 दिन आप किसी के साथ रहते हो, प्रैक्टिस सेशन होते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने बहुत करीब से देखी उस वहाँ। और एंट्री फीस क्या था? न वो शो ऐसा है, वहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं होता है, कोई एंट्री फीस नहीं होता है। आपको अपने ट्रैवल का, आप जब यहाँ से वहाँ जाते हैं और वहाँ से वापस आते हैं, उनका खर्चा बस उसका खर्चा आपको मैनेज करना पड़ता है। बाकी 7 दिन आपको वहाँ पे रहना, खाना, सारी चीज़ें वो प्रोडक्शन हाउस वाले आपको प्रोवाइड करते हैं। और वो शो 7 दिन का होता है, 7 दिन आपकी प्रॉपर 8-8 घंटे, 9-9 घंटे प्रैक्टिस चलती है। आपके जो सीक्वेंस होते हैं, वो सारे जब तक क्लियर ना हो, तब तक आपके मेंटर्स आपको छोड़ते नहीं हैं। वहाँ पे आपकी सारी एक्टिविटीज़ नोटिस होती है कि आप सुबह कब उठ रहे हैं, आप अपने सीनियर से आप अपने फेलो कंटेस्टेंट से कैसे बात कर रहे हैं, आपका बिहेवियर टुवर्ड्स उन कैसा है, आप अपने जो बड़े हैं उनको कैसे, किस तरीके से उनसे बात कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें नोटिस होती है। और आपको पता नहीं होता है कि आपकी मार्किंग कौन कर रहा है। वो लाइक सीक्रेटली ना कोई कहीं से हमारी मार्किंग कर रहा होता है कि हाँ, ये यहाँ पे आपने ये गलती की, आपका माइनस, यहाँ पे आपने एक गलती की, माइनस। तो वो चीज़ें ना सबसे बड़ी, मैं हमेशा बाकी लोगों से अगर मैं अपनी कुछ क्वालिटी बताना चाहूँ, तो सबसे बड़ी क्वालिटी मेरी ये है कि मैं टाइम की बहुत पंक्चुअल हूँ। अगर मेरे को किसी इंसान ने टाइम बता के रखा है ना, 5-10 मिनट आगे-पीछे हो जाएगा, बट मैं टाइम से पहले पहुँच जाऊँगी 10 मिनट या टाइम के 10 मिनट बाद। नहीं तो मैं कभी 1 घंटा, 2 घंटा लेट करने वालों में से नहीं हूँ। मैं वहाँ पे भले 3 बजे सोऊँ, 4 बजे सोऊँ, सुबह 6 बजे योगा सेशन होता था। सबसे पहले मैं निकल के, और मेरे साथ में कुछ-कुछ फेलो कंटेस्टेंट्स थी मेरी, वो सारे लोग बाहर बैठे होते थे कि नहीं यार, यहाँ पे अपने आप को अच्छे से रिप्रेज़ेंट करना है। जो जो भी चीज़ें हैं, आप कितना लाइक अच्छे से रह रहे हो, अपनी क्वालिटीज़ किस तरीके से दिखा रहे हो। तो वहाँ पे मैंने बहुत मेहनत की, बहुत ज़्यादा। थोड़ा-सा माइनस पॉइंट हो गया, बट आई वाज़ इन टॉप 15, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। आई वाज़ इन टॉप 12, आई वाज़ इन टॉप 10, जिसमें से टॉप 10 टाइटल होल्डर्स थे। आई एम वन वन ऑफ देम। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई। बिकॉज़ इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म में जाके अगर आप टॉप 10 में जाते हो, टॉप 12 में जाते हो, बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। और भले मैं वहाँ जीती नहीं, बट मैंने वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखी। वहाँ पे अलग-अलग सेशंस हुए, मॉडल के लिए किस तरीके से मॉडल को रहना चाहिए। उनको होता है ना, आजकल कई मॉडल्स होते हैं, जो एक बार आगे बढ़ गए ना तो अपने सीनियर्स को डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं। उनकी इज़्ज़त करना भूल जाते हैं। बट मैं ये बोलती हूँ कि अगर कोई मेरे से छोटा भी है ना, ऐज में छोटा है, बट अगर मैंने उससे कोई चीज़ें सीखी है, तो वो मेरे लिए हमेशा ऊपर ही रहेंगे, हमेशा ऊपर रहेंगे।
और अगर मैंने किसी इंसान से मेरे जितने भी मेंटर्स हैं, मैं उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत ज़्यादा, और हमेशा करूँगी। बिकॉज़ उनकी वज़ह से जो भी हूँ, मैं अभी हूँ। तो जो आजकल के मॉडल्स जो उनसे ऐसा फ्रेंडली नेचर और ऐसा मतलब बहुत फ्रेंडली होने की कोशिश करते हो, तो आई थिंक हाँ, फ्रेंडली होने का मतलब जो जो भी सिचुएशन होता है वो डिफरेंट होता है, बट अगर आप कहीं पे हैं तो बिहेव की आप उनकी बिहेव योरसेल्फ, उनकी इज्जत करो, उनकी रिस्पेक्ट करो, क्योंकि वो आपके मेंटर्स हैं। उन्होंने आपको चीज़ें सिखाई हैं, उनसे आप चीज़ें सीख रहे हो। उनको ऐसा मत लाइक आजकल होते हैं ना कि यहाँ पे भी आपको मैम बोलना है क्या? लोग ऐसा बोलते हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इस चीज़ों से ना उनको हर्ट होता है, बट वो चीज़ें वो एक्सप्लेन नहीं करेंगे। वो आपको बताएँगे नहीं कि मेरे को हर्ट हो रहा है। इससे पहले जो पॉडकास्ट हुआ था उसमें राखी मैम आए थे। उन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस बताया था कि उन उनसे भी किसी ने आके पूछा था कि अब आप मैं तो शो जीत गई, अब आपको राखी मैम बोलना है क्या? तो उन्होंने एक रिप्लाई किया था, वो तो बहुत कूल और काम है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उनको क्या बोल रहे हो, क्या नहीं, वो बहुत कामली आपसे बात करते हैं। उन्होंने एक रिप्लाई किया था, उन्होंने कहा था कि मैंने बोला था कि आपका चॉइस है वो, आपको क्या बोलना है। मतलब अब राखी मैम कोई छोटी-मोटी हस्ती नहीं है। वो इतना कुछ अचीव कर चुके हैं, तो भी वो बहुत काम रहते हैं। तो उनसे तो हमको उनको तो एटलीस्ट हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए। उनको बोल दे रहे हैं तो फिर तो हम और आप तो कुछ नहीं है। मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, शी इज़ द इंस्पिरेशन टू मी। बहुत मतलब मैं उनसे अभी मेरे को मिले उनसे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, बट आई लव यू मैम। मैं आपसे बहुत कुछ सीखती हूँ, बहुत कुछ। और हमेशा बस मैं ये होप करती हूँ कि आप जो भी चीज़ें मैं आपसे सीख रही हूँ, मैं हमेशा आपसे गाइडेंस मेरे को मिलता रहे। और शी इज़ सच अ स्वीट हार्ट। वो बहुत प्यारी हैं, मतलब उनसे ना लोग बहुत इंस्पायर होते हैं, क्योंकि जो चीज़ें उन्होंने की है, जितना जितना स्ट्रगल, जो चीज़ें उन्होंने फेस की है, और जिस तरीके से वो मतलब मैं उनको ना डिस्क्राइब नहीं कर सकती। शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। जिस तरीके से वो अपने आप को प्रेज़ेंट करती हैं, मैं अभी भी उनसे बहुत कुछ सीखती हूँ, और मैं कभी भी नहीं। मैं अभी लाइक रिसेंटली मैं उनसे मिली, तो मैं उनसे फॉर्मली मिलूँ या फिर पर्सनली मिलूँ, बट मैं उनसे बिना मैम के बात नहीं कर सकती हूँ। लाइक वो मेरे को बोलती है कि बेटा हाँ, यहाँ पे मैम बोलो, बट मेरे मुँह से कभी ऐसा नहीं निकलता। मैं उनसे बिना मैम के बात ही नहीं कर सकती, बिना रिस्पेक्ट दिए मैं उनसे मेरी बात ही नहीं हो सकती है। तो स्पेशली मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी, जो अभी-अभी धीरे-धीरे जो मैं अपने आप पे वर्क कर रही हूँ। जब मैं उनसे अंबिकापुर में मिली थी, तब चीज़ें धीरे-धीरे करके मैंने उनको देखा, जो चीज़ें वो हम लोगों को बता रही थी, जिन जो-जो चीज़ें उन्होंने हमको बताई, वो सब चीज़ों से मैंने उनको धीरे से ऑब्ज़र्व किया कि हाँ, राखी मैम ऐसा करती हैं। और मैंने उनसे पूछा, जो चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती थी ना, कई लोग होते हैं ना, जैसे अभी रिसेंट शो में कई लोगों को चीज़ें शायद समझ नहीं आई होंगी, तो लोग पूछने में हिचकिचाते हैं। बट मैं ऐसी हूँ कि अगर मेरे मेरे को कोई सिखा रहा है, मेरे को अगर वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो मैं वो चीज़ 5 बार, 6 बार पूछूँगी, क्योंकि मेरे को वो चीज़ क्लियर करना है। और थैंक्स टू राखी मैम, जिनकी वजह से अभी जितना भी मैं कर रही हूँ, पहले मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैं बिल्कुल सही थी। मैं धीरे-धीरे उनको देख रही हूँ, उनको फ़ॉलो कर रही हूँ कि किस तरीके से वो मतलब मॉडलिंग करियर में वो किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं। और सच में मैम आप मेरे लिए बहुत बड़े इंस्पिरेशन हो, बहुत बड़े। सबसे बड़ी बात वो आगे सिर्फ़ यस, अकेले नहीं यस, बढ़ रही, हम सबसे बड़ी सबको चीज़ ये लेके है। बढ़ रही है। मेरे को उनसे मिले 3 महीना या 4 महीना हुआ होगा। मैं उनको फ़ोन लगाया, मैं सबको बताता हूँ ये बात और मैं थकूँगा नहीं बताते-बताते क्योंकि उन्होंने मेरी मदद की है। मैंने फ़ोन लगाया, मेरे को पॉडकास्ट करना है आपके साथ, ठीक है? फिर जब वो यहाँ आए मैं उनको बोला, "आप ही को सँभालना है, मेरे को कुछ नहीं आता।" नहीं आता भाई, मेरा पहला पॉडकास्ट है, मैं फ़ैशन फ़ोटोग्राफ़र हूँ, मैं पीछे खड़े होके फ़ोटो खींचना बहुत ईज़ी लगता है सामने बैठने से। तो उन्होंने जिस हिसाब से मेरी मदद की है, अभी उम, रिसेंट शो हुआ उसमें सिद्धार्थ भैया और राखी दी, मेरे को हेड फ़ोटोग्राफ़र बना दिया मतलब तू देख पूरा फ़ोटोग्राफ़ी डिपार्टमेंट तेरा।
मतलब अरे भैया बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि पहली बार फ़ोटोग्राफ़ी, वीडियोग्राफ़ी एक ऐसा पार्ट है जिससे पूरी शो की जान है, क्योंकि ला वो डाटा आपके जीवन भर काम आता है। उन्होंने उसकी ज़िम्मेदारी मेरे को दे दी और इतना अच्छा शो उन्होंने कराया था, आप भी उसके पार्ट थे। और मतलब मैं ये बोलना चाहूँगा कि वो शो में हमने कंटेस्टेंट को बहुत कुछ दिया। दिया इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ के जितने भी और जो शोज़ होते हैं उसमें नहीं मिलता भैया, मैं नहीं देखा हूँ। हर शो खराब नहीं होता, हर शो अच्छा नहीं होता, मैं उन पे जा ही नहीं रहा हूँ। लेकिन हम सिद्धार्थ भैया ने अपना नहीं देखा, उन्होंने अपना फ़ायदा नहीं देखा, उन्होंने दूसरों का देखा। वो चाहते तो 1 दिन पहले क्यों दूसरों के लिए रहने का व्यवस्था करते? वो अपने पैसे बचा सकते थे ना। उन्होंने 1 दिन पहले अंजनी पैलेस को बुक किया, लोगों को रूम्स प्रोवाइड करी ताकि उनके होटल में उनके पैसे बचें। मतलब इतना अच्छा शो उन्होंने ऑर्गनाइज़ कराया, इतने अच्छे से चीज़ें वो लोग सबसे के बड़ी गए। चीज़ तो ये कि मैंने पिछले लाइक जब मेरी दीपक सर से बात हुई पॉडकास्ट में, मैंने स्पेशली थैंक यू बोला था सिद्धांत सर और राखी मैम को कि एटलीस्ट उन्होंने मेरे को कंसिडर किया एज़ अ टीम मेंबर, उन्होंने सोचा कि हाँ, कुछ होगा ये कर सकती है। और जिस तरीके से शो को उन्होंने डिज़ाइन किया था ना कि जो लोग मतलब सोचे थे कि हाँ, ऐसा करेंगे, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, बट जो शो का आउटपुट निकला है ना, दैट वाज़ अ ग्रैंड और बहुत ब्लॉकबस्टर हुआ है वो शो। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि कोई भी इवेंट में ऐसा नहीं होता है कि लोग अपने सिर में टेंशन डालें लोगों की, स्पेशली कंटेस्टेंट्स की। यहाँ पे बाहर-बाहर से लाइक बस्तर से और बस्तर बहुत दूर होता है ना, बस्तर से, कांकेर से और रायपुर से, अलग-अलग जगहों से आए हुए थे। मुंबई से उन्होंने ये सोचा कि हमारे बच्चों को तकलीफ ना हो, उन लोग इतने टेंशन में थे, मैंने राखी मैम को देखा, उनको इतना स्ट्रेस था, बट वो इतनी काम थी सबसे। मैंने सिद्धांत सर को देखा, वो इतने स्ट्रेस में थे, इतनी सारी चीज़ें मैनेज कर रहे थे, बट इतने काम थे और एट द एंड उन्होंने सारी चीज़ें इतनी परफेक्टली हैंडल की है ना, हैंड्स ऑफ है उनको सच में। इतना इतना बड़ा शो ऐसा ही ऑर्गेनाइज़ करना किसी की बात नहीं होती है। बहुत मेहनत लगती है। उन लोगों ने ना अपना रात-दिन एक किया है इस शो के लिए और साथ में नेहा मैम, जो एज़ अ ग्रूमर आई हुई थी। शी इज़ अ इंस्पिरेशन लाइक वो ना बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को सिखा के गई हैं। येस, वो सिर्फ़ कंटेस्टेंट्स को नहीं जो हम टीम मेंबर्स थे, जो हम लोगों का बॉन्ड बना उनके साथ रह के सिर्फ़ 2 दिन में, तो जो-जो चीज़ें उन्होंने की है, वो सच में इंस्पिरेशन है। वो जिस तरीके से इतने बड़े-बड़े स्टेज में अपने डिज़ाइन्स को रिप्रेज़ेंट किया, अपने कंट्री को रिप्रेज़ेंट किया अपने ड्रेसेस के थ्रू, वो बहुत बड़ा लाइक लेसन है हम लोगों के लिए। उनसे हमको हमेशा कुछ ना कुछ सीखने मिलते ही रहेगा। तो थैंक यू नेहा मैम, थैंक यू सिद्धांत सर एंड थैंक यू राखी मैम फॉर द अपॉर्च्युनिटी एंड फॉर लाइक मेरे को बहुत अच्छा लगा आपके शो का पार्ट बन के और वहाँ पे मैं जितने लोगों से मिली, जितने कंटेस्टेंट से मिली और देवर फैब बहुत उन लोगों ने बहुत मेहनत की थी। उनके कॉस्ट्यूम्स जो उन लोगों ने अपने राउंड जितने राउंड्स थे, उनमें उन लोगों ने अपना इतना बेस्ट दिया है, इतना मेहनत किया है ना सारे लोगों ने। साथ में जो मेल ग्रूमर्स थे, भौमिक सर और अरमान सर, दे लाइक उन लोगों ने इतना हार्ड वर्क किया है ना, जो लड़कों को सिखाने के लिए उन लोग इतना अपना दिमाग लाइक उन लोग सोए नहीं है मे बी रात-रात में। उन लोगों ने जो सीक्वेंस सेट किया है उसके लिए उन लोग 12-12 रात लाइक रात-रात में उनके दिमाग में वो चीज़ें चलती रही हैं। मैं भौमिक को फ़ोन में वो मैप यस, पेन यस। पेंसिल से मैप बना रहा है, वो ये बना रहा है, इसको यहाँ चलाएँगे, इसको यहाँ चलाएँगे, इसी से मैं बोला भाई खाना खा ले, तो वो वही काम कर रहा है बैठ के। उन लोगों को खाने खाने तक की लाइक बिल्कुल उनको खाने का ध्यान नहीं था, उनको बस ये था कि नहीं, हमको ये चीज़ें परफेक्ट करनी है, हमको ये सीक्वेंस बनाना है। उन लोगों का ध्यान बस ये था कि बस हम लोगों को ये शो बहुत बड़ा सक्सेसफुल बनाना है और सबकी मेहनत से सक्सेसफुल बहुत बड़ा और बहुत ग्रैंड शो रहा। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, मैं ना सबसे पहले ना सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा, राखी मैम, सिद्धांत भैया, दीपक भैया, जिन्होंने हमको पॉडकास्ट में बुलाया।
सो सो सॉरी दीपक सर, लाइक दीपक सर, राखी मैम एंड सिद्धांत सर, ये जो ट्रायो है ना, दे आर द बेस्ट। बहुत बहुत, अगर वो तीनों मिल गए ना कुछ क्रेजी है बस। और हमारी प्यारी कोऑर्डिनेटर दीक्षा, उसने भी बहुत मेहनत की। वो मेरे साथ में उनकी बॉन्डिंग अभी इतनी प्यारी हो गई है ना, जब लाइक जब मैंने एक शो किया था वहाँ पे शी वाज ग्रूमर, तो मैंने कभी भी उनको दीक्षा के नहीं बुलाया था। बट अभी जब मैं उनसे मिली, मेरी बॉन्डिंग उनसे इतनी प्यारी हो गई है, और द वे जो चीज़ों को उन्होंने हैंडल किया, बहुत ज़्यादा मेहनत की है उन्हें, बहुत ज़्यादा। मैंने बोला ना, जो पूरे जितने टीम में थे ना, आपने, दीक्षा और आर्यन और बहुत सारे लोग थे वहाँ पे। मैं हर किसी का नाम तो नहीं ले पाऊँगी, बट जिस तरीके से हम लोगों ने टीम वर्क किया ना, और वो टीम वर्क का आउटपुट जो निकला ना, वो बहुत क्रेज़ी रहा है, बहुत तो क्रेज़ी। मतलब अच्छे शोज़ ऐसे होते हैं। लोग बोल देखो हर कोई गलत नहीं होता, हर कोई सही नहीं होता, सबका अपना-अपना माइंडसेट था। इनका माइंडसेट था ये कि हमको बच्चों को देना है, तो इन्होंने दिया। इनका शुरू से ही, मैं सिद्धांत सर से 1 साल पहले मिली हूँ। उनसे मैं एज़ अ फ्रेंड मिली हूँ, बट अभी जब मैं उनके साथ रही तो मैं उनसे प्रोफ़ेशनली रही हूँ, और उनसे पर्सनली लाइक अ फ्रेंड भी रही हूँ। जिस तरीके से वो एक दोस्त को ट्रीट करते हैं, वो हमेशा, मतलब ये मेक श्योर करते हैं कि जो उनका दोस्त है, वो हमेशा सेफ रहे, उनको कोई चीज़ की तकलीफ ना हो। तो थैंक यू सिद्धांत सर अगेन, क्योंकि अगर आप जैसा दोस्त शायद नहीं मिलता मेरे को, तो ये अपॉर्च्युनिटी मेरे को नहीं मिलती। अभी मैं श्रेयस के साथ बात नहीं कर रही होती और आप लोगों के साथ शो में जुड़ी नहीं होती। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। इस हिसाब से तो मेरे को भी भाई को थैंक यू बोलना पड़ेगा क्योंकि भाई मेरे को बहुत प्रमोट करता है। जिस भी मॉडल उनको फ़ोन करता है ना कि भैया मेरे को पोर्टफोलियो शूट कराना है, वो सीधा बोलते हैं श्रेयस। मतलब ये मैं सुना हूँ, लोगों के मुँह से सुना हूँ। मेरे को जब कॉल आते हैं ना सिद्धांत भैया ने आपका नंबर दिया हमारा शूट कर दो। मतलब इतना वो हम सब के लिए करते हैं, तो हम जितना भी उनके बारे में बोले वो बहुत कम रहेगा। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा आपसे, जो अपकमिंग मॉडल्स हैं, आप भी अपकमिंग हैं लेकिन आपने 4 शोज़ किए हैं, लोगों से मिले हैं, तो आप उनसे एक कदम तो आगे हैं। उनको क्या चीज़ का ख़्याल रखना चाहिए, अपने आप को कैसे प्रेज़ेंटेबल करें और सक्सेस को कैसे मैनेज करना चाहिए? क्योंकि फेलियर से ज़्यादा आजकल ना सक्सेस मैनेज करना बहुत बड़ा टास्क है। तो सबसे पहली चीज़ मॉडल्स के लिए ये होती है ना, कि आप डिसिप्लिन, आप किस तरीके से अपने आप को मेंटेन करके रख रहे हैं, आप किस तरीके से डिसिप्लिन में, सबसे बड़ा चीज़ मॉडल के लिए होता है डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन में नहीं हैं, और आपके सामने ऐसा है ना, कि अगर आपके मेंटर्स आपको 12 घंटे पोज़ में खड़े होने बोले, आपको 12 घंटे उसी पोज़ में खड़े, जब तक आपको वहाँ से हटाया ना जाए या रोका ना जाए, आपको वहाँ से हटना नहीं है। बट आजकल लोगों को शायद ये चीज़ें नहीं पता है, ये चीज़ें लोग फ़ॉलो नहीं कर रहे हैं। डिसिप्लिन का नामो-निशान नहीं दिखता है मुझे। मैंने बहुत सारे कंटेस्टेंट्स को देखा है यहाँ पे, जिन लोग डिसिप्लिन में बिल्कुल ज़ीरो थे। जिन लोग ना मेंटर्स की बात सुन रहे थे, ना जो टीम मेंबर्स की, ना सीनियर्स की। तो ये चीज़ें ना उनको एक तरीके से उनका जो इमेज होता है ना, वो गलत बैड बन मतलब वो गलत तरीके से पोर्ट्रे होता है कि हाँ, हाँ। खराब दिशा में तो जा रहा है ना सबसे उनका बड़ी वो। चीज़ मॉडल्स को ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वो डिसिप्लिन में रहें, और अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखें कि हाँ, आप अगर कॉन्फिडेंट हैं, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और स्पेशली मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि मॉडलिंग में शक्ल, कलर, ये सारी चीज़ें मैटर करती है क्या? तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती है। कभी भी आपका कलर, स्किन टोन, ये चीज़ें मैटर नहीं करती है कि आप फेयर हैं, आप डस्की स्किन हैं, आप डार्क स्किन हैं, ये चीज़ें कभी भी आपकी मॉडलिंग करियर में इफ़ेक्ट नहीं डालेगी। अगर आप ये सोच के किसी पेजेंट में, किसी इवेंट में, किसी प्रोडक्शन हाउस में काम कर रहे हैं, आपका स्किन टोन डार्क है, आप ये सोच रहे हैं कि यार मेरे से और फेयर स्किन टोन की लड़कियाँ हैं और वो लोग आगे जाएँगी, मैं नहीं जाऊँगी। तो ये आपका सबसे बड़ा गलतफ़हमी है सबसे बड़ी, कि आप ये चीज़ें सोच रहे हैं। क्योंकि ये ऐसा प्लेटफ़ॉर्म होता है ना पेजेंट,
जहाँ पे आपकी इंटरनल ब्यूटी दिखती है, जहाँ पे आप किस तरीके से लोगों के साथ हैं, किस तरीके से आप अपने आप को प्रेज़ेंट कर रहे हैं, अपनी ब्यूटी को प्रेज़ेंट कर रहे हैं, वो मैटर करता है। और फ्रेशर्स मॉडल के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप लोग जो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे स्टेप लेते जाएँ। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से सीधे कूद जाएँगे ऊपर। आप अगर यहाँ पे हैं तो आपको एक स्टेप ऊपर लेना पड़ेगा। आप सीधे-सीधे, सीधे ऊपर नहीं जा सकते हैं। कई लोग ऐसा होता है कि एक शो करने के बाद आई एम नॉट सेइंग कि शोज़ करने से ही लोग मॉडल बनते हैं। इट इज़ नॉट लाइक दैट। आप अगर अपने आप को मेंटेन करके रखते हैं, जो-जो क्वालिटीज़ लाइक डिसिप्लिन में रहना, आप किस तरीके से लोगों से बात कर रहे हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, आप लोगों से बात करते हुए घबरा तो नहीं रहे हैं, आपके आई कॉन्टैक्ट, ये सारी चीज़ें जो होती है, वो बेसिकली आपके अंदर होनी चाहिए, इफ यू वांट टू बी अ मॉडल। और कई लोग बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, कई लोग कैमरा शाय होते हैं। तो उस चीज़ के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए धीरे-धीरे कि नहीं यार, अभी नहीं हूँ, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके मैं हो जाऊँगी, स्टेप बाय स्टेप होता है ना चीज़ें। एक साथ चीज़ें सीधे-सीधे वो नहीं हो जाती हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये कि जो भी मॉडल्स आगे बढ़ रहे हैं, अपने मेंटर्स की रिस्पेक्ट करें। जो भी क्वालिटीज़ एक मॉडल में होती है, वो सारी क्वालिटीज़ अपने अंदर डेवलप करें इफ आपको लगता है कि वो क्वालिटीज़ आपके अंदर कम हैं और नहीं दिख रही हैं। आपको वो क्वालिटीज़ अपने अंदर लानी चाहिए। आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी करनी चाहिए ताकि आप लोगों से जब बात करें, तो वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएँ कि वो आप बोलना क्या चाह रहे हैं, आप उनको मैसेज क्या देना चाह रहे हैं। उसके बाद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके वो आगे बढ़ेंगे। अगर वो स्टार्टिंग में ही अपने आप को और सबसे बड़ी चीज़ ये कि कभी भी किसी चीज़ का घमंड ना रखें। जैसे अभी श्रेयस ने बताया कि दीपक सर, सिद्धांत सर और राखी मैम, उन लोगों ने इतनी बड़ी-बड़ी चीज़ें कर ली है ना, बट उन लोग जो इतने काम और लोगों से इतने जो मिलनसार रहते हैं ना, वही नेचर आपको आगे लेके जाता है। आप अगर किसी चीज़ का घमंड रखते हैं, आप अपने अंदर ये सोच के चल रहे हैं कि यार मेरे से बढ़ के कोई है नहीं, मेरे अलावा कोई दिखेगा ही नहीं, तो फिर आप कहीं नहीं जा सकते। वो चीज़ एक दिन आपको ऐसे नीचे गिरा देगा, जो आप ऐसे उड़ रहे हैं ना, बोलते हैं ना कि ज़्यादा हवा में नहीं उड़ना चाहिए, जहाँ तक की कैपेसिटी है वहीं रहना चाहिए। तो जितना आप हवा में उड़ेंगे और जितना ज़ोर से उड़ोगे उतने ज़ोर से गिरते भी हैं। क्योंकि कर्मा कर्मा होता है ना, वो जितना आप जो चीज़ें कर रहे हैं ना वो हिट बैक होता है। तो वो चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अपने को। आपने कहा कैमरा शाई, आप भी कैमरा शाई थे, आपने बताया। तो इस चीज़ से मैं भी कैमरा शाई हूँ, ले-दे के बैठा हूँ यहाँ पर। कैसे ओवरकम मुझे भी सीखना है, मतलब मैं कैसा फेसिंग सीखूँ? मतलब कैमरा फेसिंग मैं कैसे सीखूँ? शर्माऊँ ना, अपने आप को कॉन्फिडेंट कैसे प्रेज़ेंट करूँ? स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था मॉडलिंग, मुझे भी कैमरा से डर लगता था। मैं डर वाली बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि मुझे पब्लिक फेसिंग से डर लगता है। मैं हमेशा स्कूल में सामने फ्रंट में रह के स्पीच देना, मुझे ये सब चीज़ें बहुत पसंद है। बट ऐसा होता है ना कि कई लोगों को कैमरा कैमरा शाय होते हैं, कई लोग कैमरा फेस नहीं कर पाते, कैमरा देख के बात नहीं कर पाते हैं, पोजेस नहीं दे पाते हैं। मैंने धीरे, धीरे, धीरे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं, उन लोगों ने मेरी बहुत हेल्प की। उन लोगों ने मेरे को बताया कि ये चीज़ें तू कर, जिससे लाइक तू कुछ नहीं, धीरे-धीरे, थोड़ा-थोड़ा वीडियो शूट कर। कुछ नहीं, अपने फ़ोन से पिक्चर्स लेती रह, एक्सप्रेशंस, ये सारी चीज़ों में मैंने धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके वर्क किया, तो अभी ऐसा है कि हाँ, आई एम कॉन्फिडेंट कि मैं कर सकती हूँ और आई एम वर्किंग और मैं कर भी रही हूँ वो चीज़। इसलिए अपने फ़ोटोग्राफ़र को कभी हल्के में ना ले, वो जो बताए उसको समझे। क्योंकि वो बहुत छोटा काम तो नहीं बोलूँगा, वो कैमरे के पीछे से काम करते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा काम करते हैं। आप जो दिखा रहे हैं ना, वो सिर्फ़ आपके अंदर जो चीज़ें हैं ना, वो जो दिखाने का काम होता है, वो फ़ोटोग्राफ़र्स का होता है। उनके बिना आप अपने आप को अच्छे से प्रेज़ेंट कर ही नहीं पाएँ। लोग बोलेंगे कैमरामैन इसलिए बोल रहा है, भाई बोलना पड़ेगा क्योंकि फ़ोटोग्राफ़र ना घंटों खड़े होके मेहनत करते हैं। अब आप मॉडलिंग फ़ील्ड से हैं, अब आपने मॉडलिंग करते-करते एक सोशल वर्क करना भी शुरू किया। मैं उसकी कहानी जानना चाहूँगा, मतलब आप उस संस्था से कैसे जुड़ी? क्यों जुड़ी? क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि मैं सोशल वर्क हो, लेकिन दूसरे के घर से शुरू हो, मेरे घर से शुरू ना हो। तो इसकी कहानी क्या है?
सबसे बड़ी चीज़ ये कि फ्रॉम द स्टार्टिंग मैं जब स्कूल में थी, जब मैं 8th 9th में थी, मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि यार मुझे लोगों के लिए कुछ करना है। मुझे लोगों को ऐसा फ़ील कराना है जिससे वो लोग मेरे को देख के सीखें कुछ चीज़ें कि हाँ, शी इज़ डूइंग वेल, तो ऐसा कुछ हम कर सकते हैं। मुझे लड़कियों को इंस्पायर करना बहुत पसंद है। पसंद वाली बात नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जो चीज़ें मैं कर रही हूँ, जो स्ट्रगल मैंने देखा है, आई ऐसा सोचती हूँ मैं, आई होप कि वो स्ट्रगल्स, बिना स्ट्रगल के चीज़ लाइफ कुछ नहीं चलने वाली है। तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि जो भी मैं चीज़ें कर रही हूँ, उसको देख के अगर कोई इंस्पायर हो रहा है, वो मेरी बहुत बहुत बड़ी लाइक बहुत बड़ी जीत है मेरे लिए वो। और जो सोशल वर्क, जो चीज़ें मैंने स्टार्ट की, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ से स्टार्ट हुई कि स्कूल टाइम पे मुझे एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी मिली कि मैंने एक स्कूल में एक सेशन लिया था, पीरियड्स अवेयरनेस का, लड़कियों का। वहाँ पे ऐसा कई जगहों पे छोटे-छोटे विलेजेस ऐसे होते हैं ना, जहाँ पे लोग उसके बारे में बात करने से, शर्माते हैं। यस, उन लोग आज आज तक कई लोग ऐसे हैं, अभी कई लड़कियाँ भी ऐसी हैं, ये सिर्फ़ गाँव की बात नहीं है, ये शहरों में भी ऐसी चीज़ें हैं कि लोग उस चीज़ को बताने के लिए कतराते हैं। कि पीरियड्स होते क्या हैं? क्या होता है उस चीज़ में? तो मैंने जब वो सेशन, एक दीदी हैं, शी इज़ अ एनएसएस वॉलंटियर, और उनको मतलब अवॉर्डेड है वो बहुत, मतलब उनका नाम बता सकते हैं? शिल्पा साहू नाम है उनका, शी इज़ फ्रॉम कांकेर। तो मैंने उनको देखा, और जो चीज़ें वो कर रही थी, जो इंस्पिरेशन वो बन रही थी ना, वो चीज़ें मेरे को थोड़ी-सी इंस्पायर की कि नहीं भूमि, ये इंस्पिरेशन है, ये जो कर रही हैं, ये बहुत अलग काम कर रही हैं। तो उनको देख के थोड़ा-सा और मेरे अंदर चीज़ें जागने लगी कि जो मेरे अंदर है लोगों के लिए कुछ करना, वो शायद मैं इनके साथ रह के कर सकती हूँ। फिर मैंने कांकेर में एक कांकेर वॉलंटियर्स करके हम लोगों ने ग्रुप बनाया है, जिसमें कुछ-कुछ एक्टिविटीज़ होते रहते हैं, अभी हम लोगों ने ट्रैफिक पुलिस के साथ काम किया था, वो सड़क सड़क सुरक्षा अभियान में। साथ में कलेक्टर, और जो भी हमारे कांकेर ज़िले में जो भी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, जो भी जिस चीज़ों से हम लोगों को कुछ बता सकते हैं, मैसेज दे यस, सकें। मैसेज दे सकते हैं, वहाँ पे हम लोग खड़े रहते हैं और वहाँ पे हम लोग पार्ट लेते हैं ताकि हमको देख के लोग इंस्पायर हों। फिर वहाँ से जब मैं कॉलेज में गई, मैंने एनएसएस जॉइन किया, फुल फॉर्म? नेशनल सर्विस स्कीम। नहीं, मैं फुल फॉर्म इसलिए जाना क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए ना, ऐसी संस्था है, उसका ये पूरा नाम है, ताकि वो भी जुड़ सके अगर जुड़ना चाहे तो। तो ये ना स्कूल और कॉलेजेस में होता है, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड, ऐसा करके एक वो होता है। तो मैंने जब कॉलेज जॉइन किया, फर्स्ट ईयर में जोश होता है ना बच्चों में कि यार कॉलेज जाना है, फर्स्ट ईयर है, जाएँगे, नए लोगों से मिलेंगे। मैं जब गई, मैंने सारे लोगों से कनेक्ट किया। मेरी आदत है कि अगर मैं कहीं लोगों से मिलती हूँ, तो मेरे को सामने से जाके बात करना अच्छा लगता है। नए लोगों से मिलना, उनकी चीज़ों को जानना, उनसे सीखना, ये चीज़ें मेरे को बहुत पसंद है। तो वहाँ पे मैं नए-नए, मेरे जितने प्रोफ़ेसर हैं, मैंने सारे लोगों से मिला, पर्सनली सारे लोगों से बातें की। तो अभी जो मेरा उनसे बॉन्ड है कि नहीं, उनको अगर मेरे अंदर कुछ है ना, अगर मैं कुछ कर रही हूँ, तो वो चीज़ें दिखती हैं कि हाँ, ये एक्टिव है, ये अपनी पढ़ाई में भी एक्टिव है, ये अपने प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में भी एक्टिव है, और ये अपनी पर्सनल लाइफ़ में भी। मतलब सारी चीज़ों को डिफ़रेंट-डिफ़रेंट जगहों में रख के, जहाँ पे आप हैं, वहाँ पे आप अपने आप को प्रेज़ेंटेबल दिखाइए कि हाँ, आप यहाँ पे प्रेज़ेंट हैं। तो जब मैंने एनएसएस जॉइन किया था, तो वहाँ पे अलग-अलग कैंपिंग होती है, और प्लांटेशंस होते हैं, सेशंस होते हैं, जैसे मैंने अवेयरनेस सेशंस बताए, वैसे सेशंस होते हैं, और उसके अलावा कैंप्स होते हैं। एक खुद के ज़िले में होता है, एक स्टेट लेवल कैंप होता है, एक नेशनल लेवल कैंप होता है। हम लोग, हमारे जो कॉलेज हैं, उसमें से कई लोग स्टेट लेवल, जो मैंने दीदी का नाम बताया ना, शिल्पा शाहू, वो हमारे कॉलेज में उनका पोस्टर लगा हुआ है। शी इज़ अवॉर्डेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। जो उनने चीज़ें की हैं, जो उनने
सोशल वर्क्स किए हैं, वो सारी चीज़ों के कारण उनको सम्मानित किया गया है। तो वो चीज़ें देख के मैं इंस्पायर हुई कि फिर मैंने उनसे कनेक्ट किया और जो-जो चीज़ें वो करती हैं, जैसे जो मैंने अवेयरनेस सेशन बताया वो दीदी करती हैं। छोटे-छोटे गाँव मैं कांकेर ज़िले से हूँ और कांकेर ज़िले के अंदर बहुत सारे छोटे-छोटे गाँव हैं, जहाँ के लोगों को इसके बारे में चीज़ें पता नहीं हैं। मैंने वहाँ पे जाके बहुत सारे लोगों से मिली और उन लोगों से उस चीज़ों के बारे में बातें किया और साथ में जो सैनिटरी पैड्स होते हैं, वो चीज़ें हम लोगों ने उनको बताया कि ये चीज़ क्या होती है, आपको ये चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। ऐसा करके धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके मैंने सोशल वर्क स्टार्ट किया और उसके बाद अभी पिछले साल ही सेकंड ईयर में मेरे को बेस्ट एनएसएस वॉलंटियर का मेडल भी मिला था मेरे कॉलेज में। तो और एक चीज़ ये कि अगर आप सोशल वर्क करते हैं, आपको एक प्लेटफ़ॉर्म मिलता है अपने आप को प्रेज़ेंट करने का, अपने आप को वैसा दिखाने का कि जो आपका थॉट है टुवर्ड्स पीपल कि आप लोगों को किस तरीके से इंस्पायर करना चाहते हैं, किस तरीके से मतलब एक तरीके से ये बोलना चाहूँगी मैं कि मैं बहुत छोटी जगह से बिलॉन्ग करती हूँ। मैंने मॉडलिंग करियर जॉइन किया। मैं सोशल वर्क में मुझे बहुत इंटरेस्ट है। साथ में मैं अपनी स्टडीज़ कर रही हूँ। बट अब मेरे ऊपर एक और प्रेशर है कि मुझे सोर्स ऑफ इनकम मेरे से मतलब कहीं न कहीं से मुझे सोर्स ऑफ इनकम की नीड है। तो एक तरीके से मैं अपने आप को ऐसा बना रही हूँ कि जो चीज़ें जहाँ पे लाइक मॉडलिंग करियर में जो मैं प्रोफ़ेशनली रहती हूँ, मैं वहाँ पे अलग हूँ और जहाँ पे मेरे को सोशल वर्क करना है, वहाँ पे मैं अलग हूँ। जहाँ पे मैं अपनी पर्सनल लाइफ़ में हूँ, वहाँ पे मैं अलग हूँ। साथ में जब आप उधर अपने वर्किंग आवर्स में हैं, तब आप अलग हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो एक ही होती है। डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन के लिए आपकी पर्सनैलिटी डिफरेंट डिफरेंट होती है। कि आप वहाँ पे प्रोफेशनली लोगों से कैसे मिल रहे हैं और वही लोग पर्सनली आपकी आपकी लाइफ में क्या मैटर करते हैं। तो आप अगर प्रोफेशनली उनसे डिफरेंट मिल रहे हैं तो आप पर्सनली उनसे डिफरेंट मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें और साथ में अभी एक कैंप होने वाला है, जो पिछले साल नेशनल कैंप था। जो शिल्पा दीदी है वो कैंप लेके गई थी। अभी एक कैंप महाराष्ट्र में होने वाला है पुणे में। वो माय भारत करके कुछ ऑर्गनाइज़ेशन है। उसके लाइक जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं, वो ऑर्गेनाइज़ करते हैं वो कैंप। वहाँ पे अलग-अलग कंट्री से लोग आते हैं और वहाँ पे सेशंस होते हैं कि किस तरीके से आप लोगों को अवेयर कर सकते हैं और सबसे बड़ी चीज़ ये फॉर द एनिमल्स। अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही थी एनिमल्स को लेके, डॉग्स को लेके। तो ये सारी चीज़ों को लेके वहाँ पे सेशंस होते हैं ताकि हम लोगों को किस तरीके से अवेयर करें और किस तरीके से लोग उन चीज़ों को जानें कि हाँ यार, ये चीज़ अगर हम लोग करेंगे तो उनको कितनी तकलीफ़ होगी और अगर उनके लिए हम ये कर रहे हैं तो उस चीज़ से उनको कितना हेल्प होगा। सोशल वर्क करके आपके लाइफ में क्या ऐसा चेंजेस आया कि आपको अच्छा लगता है या फिर बुरा लगता है उस चेंजेस पे? चेंजेस तो बहुत सारे आए लाइक मैंने बताया ना कि 1 साल 2 साल पहले मैं दूसरी भूमि थी और अभी मैं दूसरी भूमि हूँ। जब मैंने अपने ऊपर बिलीव करना स्टार्ट किया ना, जब मैंने लोगों से मिलना स्टार्ट किया, जैसे मैंने आपको बताया ना अभी कि मुझे लोगों से मिलना बहुत पसंद है और ये फ़ील्ड ऐसा है अगर आप सोशल वर्क में हैं और आप लोगों से मिल रहे हैं, मुझे लोगों से मिलना और बातें करना बहुत पसंद है। उनकी चीज़ों को जानना और उनको हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है। तो ये क्वालिटी मेरे अंदर डेवलप हुई है कि मैं उनसे झिझक के बात नहीं करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है और मैं इंटरेस्ट लेके उनसे बात करती हूँ, जो चीज़ें उनको ज़रूरत है, उन चीज़ों में अगर मैं उनको कुछ बता सकती हूँ, उनकी कुछ हेल्प कर सकती हूँ, तो बेझिझक मैं वहाँ पे उनकी हेल्प करती आप इतने सोशल वर्क करते हो, ज़रा-ज़रा लोग तरह-तरह लोगों के सॉरी मैं थोड़ा फंबल हो जाता हूँ, तरह-तरह लोगों की मदद करते हो। आपका कोई मेमोरेबल मोमेंट है जो आप हमेशा जीवन भर याद रखें? अच्छा एक्सपीरियंस? हूँ। मैंने वीडियो शूट किया था, मैं कॉलेज के साइड से मुझे मैसेज आया था मेरी मैम का कि एक वीडियो शूट करना है। हाँ, वो अवेयरनेस वीडियो। जो होता है ना और हाँ, ये चीज़ मैंने नहीं बताया कि जो वोटिंग अभी चल रही थी या वोट्स वगैरह अभी इलेक्शन वगैरह थे, उसमें हम लोगों को एज़ अ मतदाता मित्र रखा गया था, जिसमें जो बुज़ुर्ग होते हैं, जो मतलब जिनकी हेल्प करनी है हम लोगों को, हम लोगों ने उस टाइम पे उन लोगों की हेल्प की है।
और उस चीज़ का हम लोगों को एप्रिसिएशन अवार्ड और लाइक प्रमाण पत्र भी मिला है। बेसिकली उनका काम था वहाँ जो बुजुर्ग आ रहे हैं उनको तकलीफ ना हो वोट देने में। यस, यस। तो ऐसे ही अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग वॉलंटियर्स अलॉट किए गए थे कॉलेजेस और स्कूल के साइड से। मैं उनमें से एक थी। मैं बहुत आई एम ग्लैड कि मेरे को वो अपॉर्चुनिटी मिली और उस चीज़ को जो कलेक्टर हैं हम हमारे कांकेर के, उनने बहुत एप्रिशिएट किया। जितने लोग जुड़े हुए हैं उनसे, लोगों ने वो चीज़ें देखी। मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं, वो लोगों ने वो चीज़ को बहुत एप्रिशिएट किया। तो सबसे मेमोरेबल चीज़ ये रही है मेरे लिए कि वोटिंग टाइम पे एक अवेयरनेस वीडियो था कि किस तरीके से लड़कियों को अवेयर करना चाहिए फॉर वोटिंग। ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट था। वो स मुझे लिख के मतलब भेजा मेरी मैम ने कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाना है भूमि और आई थिंक कि तुम कर सकती हो। मुझे कॉन्फिडेंस है कि तुम 1 टेक में वीडियो शूट कर लोगी। मैंने वो वीडियो बनाया और मैम ने वो कलेक्टर सर मैम के पास भेजा। उन्होंने ट्विटर पे पोस्ट किया और वो चीज़ें मैम ने मेरे को स्क्रीनशॉट करके भेजा और उन्होंने इतना एप्रिशिएट किया। मतलब फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं कहीं लाइक किसी ऑफ़िशियल जगह पे थी, कुछ बोलते हुए, कुछ बताते हुए। तो वो मेरे लिए बहुत मेमोरेबल चीज़ रही है और बहुत लाइक वो चीज़ मैं कभी नहीं भूल सकती। वो आज तक अगर मेरे को कहीं पे कोई लोग मिलते हैं लाइक कुछ कार्यक्रम होते रहते हैं ना, वहाँ पे अगर मैं किसी किसी से मिलती हूँ, तो वो लोग हमेशा उस चीज़ से मेरे को याद करते हैं कि हाँ, ये बच्ची इतना प्यारा बोलती है ना, इनका वीडियो सर ने यहाँ-यहाँ पे तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत मेमोरेबल रही। आप जिस संस्था से जुड़े हैं, अगर किसी और को भी जुड़ना है या फिर सोशल वर्क करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो मैं एक एनएसएस वॉलंटियर हूँ, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आप उस ऑर्गेनाइज़ेशन से जुड़ के ही सोशल वर्क कर सकते हैं। आप इंडिविजुअली भी लोगों को लाइक अवेयरनेस सेशंस ले सकते हैं, उनको चीज़ें बता सकते हैं, वो भी एक तरीके से सोशल वर्क कहलाता है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट्स सोशल वर्क्स में स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके स्कूल्स में एनएसएस ये कर एनएसएस नेशनल सर्विस स्कीम ये हर स्कूल के स्टूडेंट्स आई थिंक सबको उस चीज़ में जुड़ना चाहिए और उस चीज़ से लोगों को इंस्पायर कर क्योंकि समाज अगर अगर आपको समाज को सुधारना है तो पहले खुद सुधरिए। खुद खुद को मतलब खुद के अंदर देखिए उसके बाद फिर आप लोगों को बताइए वो चीज़। आप खुद से भी कर सकते हैं ये काम। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आप हमारे इस पॉडकास्ट में आए। हमारा इन्विटेशन आपने एक्सेप्ट किया क्योंकि जिस हिसाब से इन दिनों हमने काम किया है, तो आज आपने अपना वक़्त दिया, हमको सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू टू यू कि आपने मेरे को ये प्लेटफॉर्म दिया ताकि मैं अपनी स्टोरी बता पाऊँ और उन लोगों तक उन लोगों को इंस्पायर कर पाऊँ और उन लोग मेरे को देख के कुछ सीख सकें और जो चीज़ें मैंने फेस की है वो मैं लोगों तक पहुँचा सकूँ। थैंक यू टू यू, थैंक यू शेयर्स। आप अगर ये मेरे को प्लेटफॉर्म नहीं देते तो शायद ये पॉसिबल नहीं होता। नहीं, ये तो सिर्फ़ शुरुआत है। मतलब मेरा एक डायलॉग है जो मैं मतलब ऐसे ही चलते-फिरते सोचते रहता हूँ। तो ये तो सिर्फ़ अभी झाँकी, अभी श्रेयस का दौर आना बाकी है। तो आएगा, ये सिर्फ़ आएगा। शुरुआत है। कोशिश है मेरी लोगों को मैं मौके दूँ और उन मौकों में मैं जुड़ूँ। देखो इसमें सबका फ़ायदा है। आपको मैं मौका दूँगा, उस मौके में मैं जुड़ूँगा, तो कहीं न कहीं उस पल में मैं भी कैद हो जाऊँगा। तो उसी के सहारे मैं भी शायद थोड़ा बड़ा बन जाऊँ। है ना, लोगों को साथ लेके चलना चाहिए। हाँ, बस उसी का कोशिश कर रहा हूँ मैं क्योंकि आज तक मैं ऐसा काम किया नहीं, ये मेरे लिए पूरा टोटली नया है। आप लोग मुझे सपोर्ट किए उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया और बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। Keep rocking, keep shining. Thank you once again for inviting me. Thank you. आप सबका भी शुक्रिया, आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। पहला जो मैंने पॉडकास्ट डाला उसमें बहुत प्यार दिखाया आपने और सॉरी मैं बहुत लंबा टाइम ले लिया इस मतलब अगला पॉडकास्ट डालने के लिए। कुछ कारण थे, मतलब एक्सक्यूज़ तो नहीं देना चाहिए मुझे लेकिन जेनुइनली कुछ कारण थे, मेरे साथ कुछ ऐसा चीज़ हो रहा था, कुछ और काम आ जा रहे थे, तो वो चीज़ गैप हो रहा था। लेकिन इस पॉडकास्ट के डलने के बाद से वो आपको गैप नहीं मिलेगा, ये मेरा आपसे मैं प्रॉमिस करता हूँ। तो थैंक यू सपोर्ट करने के लिए। कुछ गलतियाँ हो तो प्लीज़ आप मुझे बताएँ मैं उसे कैसे सुधारूँ? तो धन्यवाद आप सबका। बस इसी तरह प्यार दिखाते रहो, सपोर्ट करते रहो। मैं मस्त-मस्त वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा
ताकि हम और आप मिल के एक साथ सीखें और ग्रो करें।